जी होमवर्क में कोई न्यूमेरिकल था, क्या बना उसका रखते हैं। चैप्टर नंबर 22, 23। क्वेश्चन नंबर 31 चल रहा था शायद। अच्छा जी, अ सेल्स टैक्स इनवॉइस ऑफ 8 मिलियन डेटेड 15 जुलाई 20 was गलती से नॉट रिकॉर्डेड इन रिटर्न। अच्छा, परचेज रिकॉर्ड नहीं हुई या सेल रिकॉर्ड नहीं हुई? अच्छा, आप सारे जरा अटेंटिव हो जाएं। ये एडजस्टमेंट पहली दफा आई है। भूली हुई परचेज कितने अरसे में रिकॉर्ड की जा सकती है? अगले 6 महीने में। भूली हुई परचेज रिकॉर्ड की जा सकती है अगले 6 महीने में। अच्छा, यहां तक कितने लोगों ने नोट कर लिया हुआ है घर के अंदर? चले, वेल डन। यहां तक आप लोगों ने न्यूमेरिकल नोट कर लिया हुआ ना? सबने कर लिया था ना? अच्छा अच्छा, तो भूली हुई परचेज कितने अरसे में रिकॉर्ड की जा सकती है? अच्छा, ये जो सेल आप रिकॉर्ड करना भूल गए हैं ना, नहीं रिकॉर्ड की या गलत रिकॉर्ड की, इसमें बेहतर है वो जो तीसरा चौथा सिनेरियो है ना डेबिट क्रेडिट नोट का, वो लगा दिया करें, क्योंकि वो सेक्शन तो भूली हुई परचेज के लिए है ना। भूली हुई परचेज अगर अगले 6 महीने में याद आ जाए तो कभी भी रिकॉर्ड कर लें। अब सेल रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो ये तो जरा पहली दफा कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो यहां पे वो वाला सिनेरियो लगा देते हैं कि सेल बढ़ रही है या कम हो रही है, इससे गवर्नमेंट को फायदा होगा या नुकसान होगा, इस तरह फिर देख लेते हैं। तो इट्स बेटर कि इसको हम डेबिट क्रेडिट नोट के जरिए रूट करें। तो आज एक हमें नई चीज़ पता चली कि अगर भूली हुई सेल रिकॉर्ड करनी है तो बेहतर है कि डेबिट क्रेडिट नोट वाले सिनेरियो से हेल्प ले लें। अच्छा, जल्दी से पूरी बैठने की जगह दे दें। अच्छा, अब सेल वॉज एरोनियसली नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं हुई थी। अगर रिकॉर्ड नहीं हुई थी सेल, तो अब हमने उसको रिकॉर्ड कर ना है, रिकॉर्ड नहीं हुई, तो सेल रिकॉर्ड करने से आउटपुट बढ़ेगा। तो ये सिनेरियो कौन सा बनता है? सिनेरियो नंबर 3। पहले दो रिटर्न के थे, तीसरा चौथा सेल प्राइस। तो आउटपुट बढ़ने से गवर्नमेंट को फायदा होगा, तो इस एडजस्टमेंट में दिन गिनने की जरूरत नहीं है। नो लिमिट ऑफ 180 डेज। चलें जी, नोट कर लें ये बात। डेबिट क्रेडिट नोट का सिनेरियो लगा दें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हम तो कभी भी नहीं बताएंगे, और आप बाकी सबको पता है कौन सा चल रहा है। भाई और छोड़ो ना, क्यों बता रहे हो? घर में उसने पढ़ा हो किया हो तो पता है ना। कल हमने ये सवाल क्लास में किया था और कहा था बाकी घर में करके आने, और होमवर्क में दिया था। अब अभी वो पूछ रहा था, इसका हमारे पास कोई हल नहीं है। ये तो सारी टेंटिवनेस की गेम है। ओके, अब मेरे भाई मुझे ये बताएं कि सेल बढ़ाने से गवर्नमेंट को क्या होगा? फायदा होगा। तो ये एडजस्टमेंट कब कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं। तो फिर सेल बढ़ाएं, भूली हुई सेल आज रिकॉर्ड करें। अजीब आज सवाल है, भूली हुई सेल रिकॉर्ड करें जी। सेल नॉट रिकॉर्डेड इन जुलाई। जी बोलें। 8 मिलियन। ठीक है भाई, बुरा तो नहीं लगा आपको? नहीं नहीं, भाई से पूछ रहा हूँ। मैंने कहा कर लिया था आपने, माशाल्लाह। कह रहे सुबह सुबह ही क्लास होगी। अच्छा अच्छा, टैक्सेबल गुड्स ऑफ 19 मिलियन वर रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स। सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न? सेल रिटर्न। सेल रिटर्न। सेल रिटर्न की वजह से आउटपुट क्या होगा? आउटपुट कम होने से
गवर्नमेंट को क्या होगा? नुकसान, इसलिए लिमिट अप्लाई होगी 180 डेज की। चलें जी गिने। भाई गिन नहीं सकते मजबूरन, क्योंकि हमें डेट नहीं दी हुई, डेट नहीं दी हुई, बल्कि क्या दिया हुआ है? महीना, कि जुलाई के महीने, इधर ही बैठ जाए, इधर बजाय के किसी को डिस्टर्ब करें। तो जुलाई का महीना, अब मुझे बताएं, जुलाई का महीना है और मैं खड़ा हूं किस महीने में? फेब में। मेरे तो ख्याल से 180 डेज वैसे ही हो गए हैं, गिनने की जरूरत ही नहीं, ये तो टाइम गुजर चुका हुआ है। अगर आप 31 जुलाई से भी गिनना शुरू करें ना, लेट से लेट, तो भी मेरे ख्याल से 180 डेज फरवरी से पहले ही पूरे हो गए हुए हैं। अगर आप 31 जुलाई से भी गिनना शुरू करें, अब लेट हो चुका है काम, 180 डेज के अंदर एडजस्टमेंट हो सकती थी, अब नहीं हो सकती। फर्ज करें फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, मैं एज्यूम करता हूं जुलाई का एक दिन 31 जुलाई, बल्कि जुलाई का दिन ना गिने, अगर 31 जुलाई एज्यूम करेंगे फिर तो अगस्त से गिनना शुरू करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जरा दिन गिन, जनवरी तक कितने हो गए? वन 184। अब गिने जरा, 180। तो यहां पे ऐसे लाइन खींच के लिखे नीचे, अगर 31 जुलाई को भी, बड़ा लंबी बात है, अगर 31 जुलाई को भी सेल की थी तो 27 जनवरी तक सेल रिटर्न की एडजस्टमेंट, अगर 31 जुलाई को भी सेल की थी तो 27 जनवरी तक सेल रिटर्न की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये हाइब्रिड में लास्ट रो आप जरा जल्दी लिखना शुरू करें ना जी, सेकंड लास्ट रो। तो 27 जनवरी तक सेल रिटर्न की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब फरवरी में नहीं कर सकते, इंग्लिश में लिखें, बल्कि इंग्लिश में क्यों लिखना है, इंग्लिश में तो भी रिक्वायरमेंट बी में लिख लेंगे हम, रिक्वायरमेंट बी में भी इंग्लिश में लिख लेंगे हम। असल में बात पता है क्या है, जिस एडजस्टमेंट में गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा हो वो कितने दिनों में कर सकते हैं? 180 डेज के अंदर। तो हमने जो जाके फरवरी के अंदर सेल रिटर्न किया, इसलिए इतनी रेट रिकॉर्ड। हाँ, परचेज रिटर्न में हमने कल पढ़ा था, कोई मसला नहीं, परचेज रिटर्न जब मर्जी रिकॉर्ड करें। कोई याद है कल वाला सवाल ये ट्रेंड किया था ना, लेक्चर इसीलिए अपलोड किया था। तो परचेज रिटर्न जब मर्जी रिकॉर्ड करें। आप बोलें जी सेल रिटर्न का क्या करना है? भाई पेन उससे पूछो, कोई और है? सॉरी, सेल रिटर्न। आगे चलें जी। इलेक्ट्रिसिटी बिल वॉज पेड इन कैश, ये बिल है या बिल पे सेल्स टैक्स है? बिल है, तो इस पे लगाना पड़ेगा फिर 1.2 इंटू 18%, 0.2। सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट मंथ 27 मिलियन। अब ये इस न्यूमेरिकल इस काबिल नहीं है कि इसको अब हम इसका फेस बनाएं, कुछ है ही नहीं इसमें, और वर्किंग 2.1 तो वैसे ही नहीं है कि कोई मसला मुसला हो, और मज़े की बात है वर्किंग 1.1 भी नहीं है। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि
वर्किंग टू भी नहीं करनी सवाल में। हाँ जी भाईजान, वर्किंग टू भी नहीं करनी सवाल में। 40 - 16 24। और सेल कितनी निकल आई? 217,177। और इधर टोटल, ग्रैंड टोटल, इस टोटल का तो कुछ नहीं करना होता, इस टोटल का कुछ नहीं करना होता। 261। और इसका टोटल इनपुट का, वर्किंग वन का 51.6858। पता नहीं, देख लें। 51.68 है, 58 है। भाई मुझे नहीं पता टोटल सही है या नहीं, आप लोग तस्वीर खींच रहे हैं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। अच्छा, अब मेरे भाई वर्किंग टू की जरूरत नहीं है, वर्किंग टू की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि पोर्शनमेंट करनी ही नहीं है। अगर सही है टोटल्स 51.54। अच्छा तो छोड़े, टोटल कर लीजिएगा। आउटपुट सेल कितनी है भाई? ये वर्किंग थ्री में जाती थी ना। अब जीरो रेट और एग्जाम सेल नहीं है, जीरो रेट एग्जाम सेल नहीं है, तो यही टैक्सेबल है। 261 इंटू जी 46.98, 47 चले, लेस फेस बना रहा हूं मैंने कहा था नहीं बनाना, लेकिन बना रहा हूं। एक्चुअल 51.54 प्लस ब्रॉट फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड सवाल में दिया हुआ है 27। और इसको कंपेयर करें 90% ऑफ 47, इसका टोटल कितना है? 54। 90% 42। लोअर 4.7। अब क्या रह गया? लेस इनपुट मशीन, मशीन का है एड 4% फर्दर टैक्स ऑन 24, 0.96। अच्छा मोहतरम, एक नई चीज आज सुन लें। ये आई कैप कर रहा है, इसको किया करें, आज तक मैंने बताई नहीं थी। अगर किसी सवाल में सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री हो या सेल टू एंड कंज्यूमर हो, सेल टू, वो डायग्राम नहीं वायर सेलर वाली बनाई हुई थी, अनरजिस्टर्ड को सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री हो और सेल टू एंड कंज्यूमर हो, या सेल ऑफ थर्ड शेड्यूल आइटम्स हो, ये तीनों कहाँ जाती हैं? 18% ये। और अनरजिस्टर्ड को सेल टू अनरजिस्टर्ड, कॉटेज इंडस्ट्री अनरजिस्टर्ड है ना, और वो भी अनरजिस्टर्ड है, एंड कंज्यूमर भी अनरजिस्टर्ड है। थर्ड शेड्यूल वाले सारे अनरजिस्टर्ड नहीं होते, अगर अनरजिस्टर्ड को बेचें, थर्ड शेड्यूल जिन पे फर्दर टैक्स नहीं लगना। तो अगर कभी ये आ जाए ना, तो यहां पे एक आई कैप छोटी सी लाइन डाल रहा है। हमारे सवाल में है सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री? जी है, हमारे सवाल में सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री। हमारे सवाल में है सेल ऑफ थर्ड शेड्यूल टू अनरजिस्टर्ड? नहीं। हमारे सवाल में है सेल टू एंड कंज्यूमर? नहीं। आई कैप एक छोटी सी लाइन यहां डाल रहा है, नो फर्दर टैक्स ऑन सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री। लेकिन मैं आज फॉर्मेट के एतबार से सारी चीजें आपको डाल रहा हूं, हमारे सवाल में नहीं है। हमारे सवाल में इतना सा काफी है, समझ आ गया? ब्रैकेट क्लोज। लेकिन साथ ये भी लिख दिया करें, नो फर्दर टैक्स ऑन सेल टू एंड, अगर सवाल में हो, और नो फर्दर टैक्स ऑन सेल मेड ऑफ थर्ड शेड्यूल आइटम्स। तो ये जरा ब्रैकेट डाला करनी है आप लोगों ने। अगर यहां पे सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री हो, या सेल टू एंड कंज्यूमर हो, या सेल टू थर्ड शेड्यूल आइटम हो, तो फिर एक छोटी सी ना अंग्रेजी यहां डाला करनी है। ये आई कैप डाल रहा है और बता रहा है कि इन पे फर्दर टैक्स मैंने नहीं लगाना। चले जी, अब टोटल बता दें। 5.66। चले जी, अब हम एतमाद कर सकते हैं इसके ऊपर। अब आप इसकी पिक्चर खींच लें। ये न्यूमेरिकल का फेस है जी माय डियर। क्या? कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड कितना है? 78.54 माइनस 42.3। जी बोलें भाई, पूछें।
थर्ड शेड्यूल में अनरजिस्टर्ड वाली बोली है मैंने। जी मैं उसकी तरफ आता हूं। और ये वर्किंग्स है। तो अब बिला वजह ना वर्किंग टू करने की जरूरत नहीं है जब सवाल के अंदर जीरो रेट सेल और एग्जेम्प्ट सेल ना हो। कौन सी बबल खा रहे हो? डिंग डोंग? फ्रूट बबल, ड्राई फ्रूट। तो खत्म क्यों नहीं हो रहे? अच्छा थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते आ रहे। ड्राई फ्रूट बबल। ओके आज वो टर्म टेस्ट भी है। वो किस कॉलेज में आज? अच्छा हमारे में। ओह अच्छा अच्छा, खबर उड़ती उड़ती आई थी कि आज टर्म टेस्ट है। कुछ सुने? कभी गए रूम में कभी देने? अस्तगफिरुल्लाह। भाई कम से कम जाएं, कुछ सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल कर लेंगे, कुछ सैलरी का न्यूमेरिकल पे हाथ डाल लेंगे, तकरीबन आधा हो जाएगा, तैयारी किए बगैर भी हो जाएगा मेरे ख्याल से। बिजनेस वाला न्यूमेरिकल पे थोड़ा बहुत हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। कुछ थोड़ी बहुत सेल्स टैक्स की थ्योरी भी याद की हुई आप लोगों ने, वो जो शुरू में 5-6 MCQs आए होंगे वो हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस जाएं दें इंशाल्लाह। अब आप अभी हाफ हार्टेडली जो तैयारी की है उससे दे के देखें इंशाल्लाह, उसी से बड़े अच्छे असरात आएंगे। अगर आपके 40% मार्क्स भी आ जाते हैं तो बड़ी बात होगी, अचीवमेंट होगी। जाएं जरा थोड़ा हल्की फुल्की तरह नज़र मार जाइएगा। बिजनेस के चैप्टर में सेक्शन 21 में नज़र मार जाइएगा, डिडक्शंस नॉट अलाउड। सेल्स टैक्स के चैप्टर में सेक्शन 8 पे नज़र मार जाइएगा, वो तो वैसे ही आपका रनिंग के अंदर है। तो सेल्स टैक्स से पूरे मार्क्स लेने की कोशिश करें। आप 2 घंटे तैयारी कर लें बेशक और उसके बाद जाके दे दे टेस्ट, लेकिन दे के जाएं जरा। कम से कम कमरे की ज़ियारत तो करें एक दफ़ा। कम से कम टेस्ट चेक करने वालों को हम कह तो सकेंगे 150 टेस्ट आए हैं, उनके भी हाथ पांव। अच्छा जी हो गया जी, चलें। अच्छा मोहतरम, बिजनेस में बनाई हुई चीजें, बिजनेस में बनाई हुई चीजें, एक है परचेज्ड गुड्स या रॉ मटेरियल, और एक है प्रोड्यूस्ड गुड्स। अब प्रोड्यूस्ड गुड्स, बेटा हो गया मैसेज? चलो आ जाओ, सीए कर लें। असल में इतनी कंसंट्रेशन से ना बंदा ऐसे नहीं देख सकता। प्रोड्यूस्ड गुड्स, प्रोड्यूस्ड गुड्स गिवन टू CEO, फ्रेंड, एम्प्लॉय, गिफ्टेड, ये सब कुछ। तो इसको हमने डाला करना है वर्किंग नंबर 1 में, वर्किंग नंबर 1 में, बिकॉज इट इज अ सप्लाई मेड, इट इज अ सप्लाई मेड। वर्किंग 3 में बिकॉज इट इज अ सप्लाई मेड, और नो फर्दर टैक्स वाले में डाला करना है। डन। अच्छा ये जो परचेज किए हैं गुड्स और रॉ मटेरियल, परचेज किए थे, परचेज गिवन टू CEO, डायरेक्टर, जो मर्जी लिख ले नीचे, डायरेक्टर एटसेट्रा, ओनर, ओनर बिजनेस का ओनर, गिवन टू ओनर, फ्रेंड, एम्प्लॉय। अब आपने क्या करना है, आपने वर्किंग 1 में इसको माइनस करना है। वर्किंग 1 में अगर इस महीने की परचेज में ये परचेज पड़ी हुई है तो वहीं से माइनस कर दीजिएगा, वो जो परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लिखी होती है। अगर इस महीने की परचेज में पड़ी हुई है तो इसी फिगर में से माइनस कर दीजिएगा। और अगर नहीं बता रहा किस महीने की परचेज वाली चीजें ये घर लेके गए हैं तो फिर ऐसा कीजिएगा, बेहतर है कि वर्किंग 1 में नीचे लाइन डाल के जैसे हमने कल माइनस किया था वो माइनस कर दीजिएगा। अब लेकिन इसका और क्या करना है वो मैं नहीं बता सकता, वो सवाल बताएगा। अब ओरिजिनल ट्रीटमेंट बताई जाती है, रॉन्ग को रेक्टिफाई करना नहीं क्लास में बताया जाता। वो रॉन्ग तो आई के बताएगा क्या किया उसने। अब कल पता है क्या सवाल में उसने कहा था, रॉ मटेरियल खरीदा था वो मैंने दे दिया एम्प्लॉय को और सेल में डाल दिया। अब आप सिर्फ देखें करना क्या है, इसको करना क्या है, सही कैसे करना है वो अलग बहस है। बताएं इसे करना क्या था। रॉ मटेरियल खरीदा था,
एम्प्लॉय घर लेके चला गया, क्या ये बिजनेस की सेल है? नो, ये बिजनेस की सेल नहीं है, बल्कि उल्टा इस परचेज पे ही हम एतराज कर देंगे, बेटा तू रॉ मटेरियल घर लेके क्यों गया, ये तो बिजनेस का रॉ मटेरियल बना ही नहीं, फिर ये तो बिजनेस में आया रॉ मटेरियल और तू घर लेके चला गया। तो अगर कोई बंदा ऑलरेडी बनी बनाई गुड्स या रॉ मटेरियल पकड़ के घर ले जाए जिसको बिजनेसमैन ने ना बनाया हो, तो इसकी पर, क्योंकि ये परचेज बिजनेस में यूज ही, अब कल वाले सवाल में लिखा हुआ तो उसने सेल में डाल दी है, तो फिर हमने दो काम किए थे, वो तो गलती सही की थी ना, वो तो मैं यहां नहीं लिख सकता कि अगर सेल में पड़ा हो तो वहां से निकाल दे, हम तो आपको करेक्ट काम ही बता सकते हैं करना क्या है। तो उसने गलती से सेल में डाल दिया था, तो हमने क्या किया था, सेल में से निकाला था और वर्किंग वन में जाके हमने कहा था इस परचेज को हम डेड करने लगे हैं। एंड सिमिलरली फॉर डिस्ट्रॉयड आइटम्स, डिस्ट्रॉयड आइटम्स का भी सॉर्ट ऑफ यही ट्रीटमेंट थी कि डिस्ट्रॉयड आइटम्स अगर हो जाएं, अगर इसी महीने परचेज किए थे, अगर इसी महीने परचेज किए थे, कई दफा लिखा होता है ना कि इस परचेज में पड़े हैं, तो यहीं से माइनस कर दीजिएगा डिस्ट्रॉयड आइटम्स। और अगर इस तरह नहीं लिखा हुआ तो फिर डिस्ट्रॉयड आइटम जब भी आप डिस्ट्रॉय हो जाएं आपके आग लगने की वजह से, तो उनको नीचे जाके क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। चलें जी, ये बात नोट कर लें। हाँ जी, डिस्काउंट वाले तो कोई बात नहीं थी, डिस्काउंट वाले उसमें लिखा था कैश डिस्काउंट दिया है, तो उसने अवेल कर ले तो माइनस इसलिए नहीं किया कि कैश डिस्काउंट टैक्स वाले माइनस नहीं करने देते। कैश डिस्काउंट तो टैक्स वाले माइनस नहीं करने देते, टैक्स वाले कौन सा डिस्काउंट माइनस करने देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, वो डिस्काउंटेड फिगर पे नहीं बढ़ा हुआ भाई। सेल करते हुए याद रखिएगा, जब आप कैश डिस्काउंट देते हैं तो सेल करते हैं हमेशा पूरी सेल बुक करते हैं, डिस्काउंटेड फिगर पे नहीं पड़ा हुआ, वो 98% पे नहीं पड़ा हुआ कल वाला। जब आप सेल करते हैं चीजें कैश डिस्काउंट पे, तो ओरिजिनली सेल को किस पे बुक करते हैं हमेशा बताएं, फुल प्राइस पे, फुल प्राइस पे, क्योंकि आपको तो नहीं पता वो डिस्काउंट लेने आएगा या नहीं आएगा, तो सेल में तो फुल प्राइस पे डाला हुआ है अकाउंटेंट ने। ले आए देना जरा, नहीं जी हजरत, वो ना असल में अरेंज हो गया है, जज़ाकल्लाह। हाँ लगवा दो। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग क्लास में आया करते थे, एक ज़माने में हरी भरी क्लास होती थी, अब आप लोग कहाँ तशरीफ़ ले गए हैं? कैफ 2 में ही भेजा ना। हाँ अच्छा, नहर वाले पुल पे मिलेंगे इंशाल्लाह, वो कह रहे हैं। माल रोड पे कर लें। जी बिल्कुल, मुझे पता है। चलें, यू हैव 5 seconds मोर टू नोट इट डाउन। सर आसिफ की क्लास के लिए भी बचा के रखा करो ना ड्राई फ्रूट स्टॉक, सारा तो आप मेरी क्लास में बैठ के खा जाते हो, बजाया हुआ उनकी क्लास के लिए। ड्राई फ्रूट खाने के बाद देख तो नहीं रहे होते, यहाँ जा रहा होता है, अगर अल्लाह ने चाहा, वरना तो। अच्छा जी, इसके साथ ही एक दूसरा सवाल भी कर लें, चैप्टर 22 का क्वेश्चन नंबर 47 रहता है, 47 का 2। अच्छा एक मिनट इधर ही रहें, ये पढ़ें ज़रा आप फिक्रा। टैक्सेबल्स गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन्स इंक्लूड, यानी जो सेल की हैं, इंक्लूड रॉ मटेरियल विच वर गिवन टू फैक्ट्री इंजीनियर फॉर हिज पर्सनल यूज। आप बताएं कौन सा सिनेरियो है
बना के चीजें वो घर लेके गया है बिजनेस की, या एज इट इज खरीदी हुई चीजें घर लेके गया है? तो क्या इसको बिजनेस की सेल कहें या परचेज ही ना माने? इस पे सेक्शन नंबर 8 लगाएंगे, इसको हम सेक्शन 8 लगाएंगे और परचेज ही डेड करेंगे। अच्छा, अब जरा पढ़ें ये जो 47 का 2 हमारा रहता है, 47 का, अच्छा रिक्वायरमेंट भी कर लेते हैं, वापस आके कर लेते हैं। 47 का 2 जरा ये साथ ही करें। अब जरा बताएं इसका क्या मतलब है। पेज नंबर 640। टैक्सेबल गुड्स ऑफ 15 लाख वर यूज्ड फॉर इंटरनल टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन पर्पस। 15 लाख की चीजें अपने ही दफ्तर में इस्तेमाल कर ली, 40% तो खरीदी थी और 60% खुद बनाई थी। अच्छा, जब सवाल की रिक्वायरमेंट है स्टेट द वीओएस, वीओएस का मतलब होता है सेल में कितना डालना है। असल में ना 46 जो क्वेश्चन था ना उसमें दोनों चीजें थी, उसमें सेल का भी डाटा था, परचेज का भी डाटा था, इसलिए उसने चार्जेबिलिटी से मुराद सेल वाली साइड और एडजस्टमेंट से मुराद परचेज वाली साइड, यानी वर्किंग 3 वाली साइड इंफॉर्मेशन भी दी हुई थी, वर्किंग 1 वाली इंफॉर्मेशन भी दी हुई थी। लेकिन इस सवाल में वीओएस है सॉर्ट ऑफ, तो खाली सेल वाला डाटा आपको दे रहा है। आप देखें कि 15 लाख की चीजें खुद इस्तेमाल कर ली, उसमें से 40% खरीदी थी और 60%, अब ये 40% पे ऊपर वाला सिनेरियो नहीं लगना, यानी परचेज की चीजें और फ्रेंड को दे दी, एम्प्लॉयज को दे दी, वो दे दी। फिलहाल 60% पे बताएं कौन सा सिनेरियो लगना है। प्रोड्यूस्ड गुड्स हमने क्या कर ली, यूज्ड इन बिजनेस, वो पढ़ा था ना, पुटिंग टू प्राइवेट यूज, पुटिंग टू बिजनेस यूज और पुटिंग टू नॉन बिजनेस यूज। तो बिजनेस यूज अगर चीजों का शुरू कर दें प्रोड्यूस्ड गुड्स का, तो इसको हमने किसकी डेफिनेशन में डाला था, सप्लाई, तो सप्लाई में तो इतना जाएगा। आप बताएं ये जो 15 लाख में से 40% चीजें मैंने खरीदी हैं, ये मैंने इस्तेमाल की हैं टेस्टिंग के लिए, यानी इन 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 इक्विपमेंट्स को टेस्टिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है। तो बताएं हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब अगर है फैक्ट्री के अंदर, तो उसमें अगर हम टेस्टिंग के लिए कोई चीजें ला रहे हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह इस किस्म की चीजें अगर हम टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये फिक्स्ड एसेट होते हैं, ये मशीन या इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर नहीं है। इस वजह से इनकी परचेज डेड करनी है। परचेज डेड करने की वजह यह है ये ऑफिस इक्विपमेंट टाइप चीज है, इसकी परचेज इसलिए डेड करनी है, इसलिए डेड नहीं करनी कि कोई घर लेके चला गया है। तो मोहतरम 15 लाख की चीजें इस्तेमाल हो रही हैं हमारे दफ्तर के अंदर टेस्टिंग पर्पस के लिए, मे बी वो माइक्रोस्कोप हैं, मे बी वो इस किस्म की कोई चीजें हैं, वो यूज हो रही हैं दफ्तर में। इनमें से 60% तो हमने खुद ही बना के अपने दफ्तर में इस्तेमाल शुरू कर दी। अब अगर इनको इस्तेमाल ना करते तो बेचते, इसलिए इसको तो सेल में डाल देंगे, और बाकी की परचेज डेड होगी। लेकिन उस एंगल से मैंने डिस्कशन नहीं करनी, क्योंकि सवाल ने पूछा हुआ सेल में कितना जाएगा, तो हमने सिर्फ पेपर में 15 लाख का कितने परसेंट लगाना था, 60%। और 15 लाख का 60% लगाते हुए अंग्रेजी का लिखनी थी, एज पर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई पुटिंग goods to business use which are produced during the taxable activity is falls under the definition of supply. That's why the value of supply in this case is 15 lakh multiplied by 60%. जी वापस आ जाएं, चलें जी, रिक्वायरमेंट बी करें सवाल की, पेज 686 वाले की। अच्छा, अब हाईलाइट करा दें चीजें जिन जिनको इग्नोर किया हुआ है। अच्छा, इनके बारे में बेशक इकट्ठा ही लिख दें। देखें इधर,
परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड परचेजेस मेड फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री इज इनएडमिसिबल। बस इतना सा लिखना और क्या लिखना शुरू करें। हम अब क्या कर रहे हैं, सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर बी, जिसमें न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिए और जो डैश वाली फिगर्स हैं उनके बारे में अब हम रीजंस देने लगे हैं जी। एग्जेम्पशंस और डिसअलाउंसेस। एग्जेम्पशन से मुराद यानी जिस सेल को आपने कंसिडर नहीं किया, ये समझ लें, और डिसअलाउंसेस से मुराद जिस परचेज को आपने इग्नोर किया। रीजंस ही तो लिखवाने लगे। अब इसकी कोई रीजन नहीं है सच के अनरजिस्टर्ड बंदे की परचेज क्यों डेड करनी है, बस ये लिख देने के डेड करनी है, यानी अनरजिस्टर्ड है ना, ये रीजन है। तो परचेजेस मेड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड परचेजेस मेड फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री are inadmissible. So no input tax is calculated. अच्छा जी, आगे लिखें। दूसरा पॉइंट, सेल मेड अंडर वारंटी। अब ये भी लॉ में कहीं लिखा नहीं हुआ, ये आई के बिला वजह टेस्ट कर रहा है। सेल मेड अंडर वारंटी इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सेपरेट सप्लाई। ये थ्योरी के सवाल में भी इस तरह लिख के आइएगा। सेल मेड अंडर वारंटी इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सेपरेट सप्लाई, so ignored. Okay. Raw material given to factory engineer is not considered as supply rather, इधर देखें, rather we are not entitled to deduct input, section 8, rather we are not entitled to deduct input इधर देखें, on goods acquired for non business consumption. On goods acquired for non business consumption. अच्छा जी जी, आगे सेल रिटर्न वाली एडजस्टमेंट। तो लिखें पॉइंट नंबर 8 में, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स, फिगर भी बेशक लिखाया करें, ऑफ 19 मिलियन, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स ऑफ 19 मिलियन will result in decrease in output, will result in decrease in output. So this adjustment
कैन ओनली बी मेड विद इन 180 days। ऑफ रेलिवेंट सप्लाई, सेल करने के। Hence no adjustment is made। अच्छा, अब जरा देखते हैं ये कौन सा सवाल है। 31। ये देखना, ये मैं लाइन आपको कह रहा था, नो फर्दर टैक्स ऑन सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री। ये वाली लाइन आप डालना शुरू करें। ये हमने सॉल्यूशंस में डाल दी हुई है हर जगह, किताब में देख लीजिएगा बेशक, शायद क्वेश्चन 30 में भी ऐसी कोई चीज़ हो तो हमने डाली हो। नॉट एप्लीकेबल एज आइटम और ऑफ थर्ड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल के आइटम्स हैं इसलिए हमने कोई नहीं डाला हुआ। इसी तरह इधर भी शायद हमने डाली हो लाइन, इधर कुछ है ही नहीं ऐसा। अच्छा हम ऐसी सोल्यूशन आई कैप का देखने लगे ताकि हमारे सोल्यूशन में यकीनन कोई डेफिशिएंसी होगी उसको हम फुलफिल कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, कौन सा क्वेश्चन है? 31। इनपुट ऑन परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड इंक्लूडिंग कॉटेज शेल नॉट बी अलाउड। अच्छा चल बेहतर वैसे ये लफ्ज़ है इनपुट ऑन परचेज फ्रॉम, हमने क्या लिखा था? परचेज मेड फ्रॉम एंड कॉटेज इंडस्ट्री, हाँ, आर इनएडमिसिबल सो नो इनपुट इज अलाउड। ये भी अच्छा है, लेकिन उसने परचेज के साथ इनपुट का लफ्ज़ लगा दिया, वो जरा ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है, तो हम भी ऐसे लिख सकते थे परचेज की बजाय इनपुट ऑन परचेज। Sale price of products sold include the cost of parts if any was supplied during warranty period. Therefore, it is not included as a separate supply and hence no sales tax is chargeable at the time of disposal of parts to meet the warranty claim। इतनी तफसील देने की जरूरत नहीं, बस not a separate supply भी काफ़ी है। Putting to private use of raw material is not a supply and therefore it is not chargeable to tax। इसमें उसने ज़्यादा तफसील नहीं दी, हमने ज़्यादा तफसील दे दी है। Adjustment on account of sale return credit can only be claimed if the credit note is issued within 1। नोट लिखना कोई जरूरी नहीं है, नोट का नाम यहाँ। देयरफॉर नो टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल टू सी। टैक्स क्रेडिट का लफ्ज़ असल में आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। नो एडजस्टमेंट ऑफ कैन बी मेड, ये भी चल सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा एक बात सुन लें मोबाइल इस्तेमाल करते हुए हाइब्रिड में कि हमारा जो है वो ये जो है क्या कहते हैं आउटपुट, इसको कहते हैं टैक्स डेबिट यानी डेबिट, और इनपुट को कहते हैं टैक्स क्रेडिट। चलें इसकी बात फिर करेंगे, छोड़े पर अभी एक चीज़ है उसको पहले ख़त्म कर दें फिर आगे चलते हैं। इसी चैप्टर में रहें आप, 4-5 मिनट दे दें, आपको सारा बता दिया जाए। अब वीकेंड पे सारे न्यूमेरिकल्स ख़त्म कर दें ताकि मंडे से हम लॉसेस शुरू करें। 2 सवाल अब आप हजरात ने होमवर्क में करने हैं। ये 34 में अभी आपको करवा रहा हूँ 2-4 मिनट में ख़त्म। 33 जो है वो मैं ख़ुद करवाऊँगा, कभी आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, जब लिखना होगा मैं बताऊँगा। पीछे हमारे होमवर्क में रह गए लेटेस्ट वाले सवालों में ये वाला हादी वाला, ये होमवर्क में होगा आपके, और ये वाला JF एसोसिएट वाला ये होमवर्क में होगा। अच्छा जी, JF एसोसिएट वाले में कल आपको होमवर्क करते हुए एक छोटा सा मसला आएगा। आई कैप को नहीं करना चाहिए था ये काम। यहां पे आप लोग लिख लें 4। ये आई कैप को बताना चाहिए था कि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे को ऐसे इल्हाम नहीं हो सकता। ये ज्यादती की है उसने। पेज 680.4 देखें कैसे। मशीन्स कितने की खरीदी हैं? मशीन्स पेज 680, मशीन्स कितने की खरीदी हैं? 25 लाख की। 2 machines A and B costing 15 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। टोटल कितना हो गया? 25 लाख। वर एक्वायर्ड एंड कमीशन इनटू ऑपरेशन इन अगस्त। मशीन A is used for ये एंड मशीन B is used for ये। अब कम से कम 2 में से एक काम आई कैप को जरूर करना चाहिए था, या यहां 0.4 लिखता, फिर हमें इल्हाम होना था कि ये 10 लाख और 15 लाख ये वाला 25 लाख है, या आई कैप ये करता
कि इधर लिख देता मशीन फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड या कंप्राइज 2 मशीन्स, इन दोनों में से उसने कोई लफ्ज नहीं लिखा, तो इसलिए कुछ बच्चे इनको 3 मशीन समझ के आए थे, एक मशीन ये अलग समझी थी और ये वाली मशीन नीचे वाली अलग समझी थी। तो क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों का हल नहीं है हमारे पास। और सवाल इंशाल्लाह आपसे कोई नहीं होगा, डिस्काउंट की एडजस्टमेंट है, एक एरर हुई भी है, भूला हुआ इनपुट है, सवाल तो आप खुद ही कर लीजिएगा, सवाल में इंशाल्लाह 10-12 मिनट लगेंगे। आगे चलें, प्रैक्टिस हो जाएगी एक अच्छी। क्वेश्चन 26, क्वेश्चन 26 में डिस्काउंट है, एंड कंज्यूमर को चीज़ें बेची हैं, पता नहीं क्या है, परचेजेज हैं बुरे बच्चे से, गुड्स हैं कैश में पेमेंट कर दी है, ये सारी एडजस्टमेंट आपको मैंने कहीं कहीं डलवा के करवाई हुई है, आप ये टेस्ट का सवाल है तो ये अच्छा ओके। तो इसमें ना ये एडजस्टमेंट ना इग्नोर करनी होती है, इसको हम मंडे को डिस्कस करेंगे। ऑडिटर्स हैव मेड अ प्रोविजन ऑफ 50%, ठीक है, ऑडिटर्स का अंदाजा है कि इतना स्टॉक जल जाएगा, खराब हो जाएगा, तो सेल्स टैक्स में मेरे माय डियर अंदाजे नहीं चलते, सेल्स टैक्स में अंदाजे नहीं चलते, सेल्स टैक्स में कोई तो, इनकम टैक्स में भी हमने अंदाजों को इग्नोर किया था, अंदाजे नहीं चलते होते, बस चीज बिकने का इंतजार होता है। गली सड़ी चीज का अंदाजा लगाएं या बिकने पे सेल रिकॉर्ड करें, हमारे लॉ में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है अंदाजे लगाने का, तो इस एडजस्टमेंट को आपने इग्नोर करना है। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है ये सवाल आप लोगों का हो जाना चाहिए, अगर टेस्ट में कर लिया हुआ तो वेल एंड गुड, वरना अभी कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये पिछली से पिछली अटेम्प्ट में सवाल आया फारिक सा, इसको जरा देख लें, दो से 3 मिनट में लगाऊंगा बस। पेज 689, तो ये बेसिकली अब आपके 3 सवाल होमवर्क हो गए, ये 34 और वो जो 2 कराए थे, जिन्होंने टेस्ट में कर लिया हुआ उनके फिर 2 सवाल होमवर्क में हो गए। रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर अगेंस्ट व्हिच क्रेस्ट, मैंने मसला बता दिया, तो इस परचेज को रिकॉर्ड करेंगे या डेड करेंगे, दोबारा से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। असल में एक न्यूमेरिकल किया हुआ इस तरह का पहले हमने, दोबारा से सॉल्व करना है। रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम सलमान ऑन 5 फरवरी, नोट 1 पढ़ लीजिएगा। बिल्डिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, बिल्डिंग मटेरियल खरीदा है, अच्छा हेड ऑफिस में पता नहीं क्या करना है इसका। खुद टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, मशीन परचेज फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर फॉर इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो मशीन का इनपुट है वर्किंग 1.1 में चला जाएगा। सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन, सेल टू जानने वाला, नेट ऑफ 30% स्पेशल डिस्काउंट, ये फिगर 7 लाख पे पड़ी हुई है, इसको उठा के उस पर ले जाएंगे। ये एक नई चीज़ है, इंश्योरेंस क्लेम ऑफ रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड, इसको ना सेल में डाल दीजिएगा, मंडे को इस पर बात करेंगे। इंश्योरेंस क्लेम ऑफ रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड, इंश्योरेंस कल भी डिस्ट्रॉय हुई थी चीज़ें, इनका इनपुट डेड नहीं करना, वजह सुने क्यों। इंश्योरेंस क्लेम ऑफ रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, उसने बिला वजह डाला है। इंश्योरेंस क्लेम ऑफ रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड को हम सेल में डाला करेंगे, रीज़न ये है कि कल डिस्ट्रॉय हुई थी चीज़ें तो कुछ इंश्योरेंस वालों ने दिए नहीं थे, इसलिए डिस्ट्रॉयड का इनपुट डेड किया था। लेकिन अगर डिस्ट्रॉयड चीज़ों का इंश्योरेंस क्लेम आ जाए तो सेल हो गई हैं ये चीज़ें, बल्कि हमने इनकम टैक्स में भी पढ़ा था कि अगर चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाए तो कंसिडरेशन रिसीव्ड विल बी इंश्योरेंस क्लेम, तो इफ इट और एक चीज़ को जब सेल में डाल देना फिर उसकी परचेज भी डेड नहीं हो सकती, फिर हम लॉ मेकर को नहीं इतनी छूट दे सकते, क्योंकि अब ये हमारी सेल है, तो अब अगर हम सेल पे टैक्स दे रहे हैं तो हमें इतना तो रिलैक्स करके इसको परचेज में भी डालने दे। तो इंश्योरेंस क्लेम वाली चीज़ों को सिंपल आप लोगों ने सेल में डाल दिया करना है बस, इसने सेल में नहीं डाला हुआ वो हमें इससे कोई कंसर्न नहीं, आप बस इसको सिंपल सेल में डाल दीजिएगा। इंश्योरेंस इनपुट को कुछ नहीं करना, इनपुट ऊपर जब भी कभी ये परचेज किया होगा इनपुट रिकॉर्ड हो गया होगा, रॉ मटेरियल परचेज ही किया होगा ना जिंदगी में कभी, नहीं 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 नहीं, डिस्ट्रॉय होने पे डेड हमने नहीं किया होगा, इस तरह नहीं अज्यूम करना कि हम डेड कर चुके हैं, बिला वजह अजम्पशन नहीं लेनी। तो बस सिंपल चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो कल हमने पढ़ा था इनपुट डेड कर दें, आज हम पढ़ें अगर डिस्ट्रॉय हो के इंश्योरेंस तो कहां डाल दें, एडवांस रिसीव हो गया, ये तो आपको पता है, सेल टू अनरजिस्टर्ड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सेल टू अनरजिस्टर्ड रिटेलर ऑपरेटिंग इन एयर कंडीशन शॉपिंग प्लाजा, पता नहीं इसका आप क्या करेंगे, एसी लगे हुए हैं उनकी दुकानों पे, पता नहीं देख लीजिएगा, एसी लगे हुए हैं कह रहे दुकानों पे, ओए ऐसे अनरजिस्टर्ड रिटेलर हैं जिनकी दुकानों पे एसी लगे हुए हैं, टेक्निकल एडजस्टमेंट है, इसको कीजिएगा ध्यान से। 10 फरवरी को डिस्कवर हुआ था कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने सस्पेंड कर दिया है, भाई जो सस्पेंडेड बंदा उससे चीज़ें खरीदने पे मैंने कहा था परचेज क्या करनी है, डेड। इंश्योरेंस क्लेम सेटल्ड हो गया है क्योंकि हमने कंसाइनमेंट को बस इंश्योरेंस कंपनी वालों को कहा हमारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई, उन्होंने कहा इंश्योरेंस क्लेम ले लो, अब ये लाइन दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये डाटा कहीं भी ऊपर शामिल नहीं है, बैंक को प्लेज की हुई चीज़ें बेच दी हैं बैंक ने, ये एडजस्टमेंट हमने पहले की भी है, हमने किसी से वादा किया चीज़ें बेचने का लेकिन वो चीज़ें उठा के नहीं जा सका, पता नहीं ये क्या एडजस्टमेंट है, सीईओ के घर में कुछ चीज़ें भेजी हैं हमने, और देख लीजिएगा सवाल मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए।
तो अब ये 3 सवाल हो गए, होमवर्क के अंदर लिखे होंगे। चलें जी, टाइम ज़ाया किया हमने ज़िंदगी के 50 मिनट, पता नहीं क्यों। सब कुछ कर लेंगे लेटेस्ट, वो जो मर्जी आप में मैं मेरी बात सुने मेरे भाई, आप लोग तंग आ जाएंगे, हम तंग नहीं आएंगे। आप कहेंगे खुदा के लिए छोड़ दें, बाकी हम खुद ही कर लेंगे। लेटेस्ट टाइम क्या, लेटेस्ट से अगली अटेम्प्ट की इंशाल्लाह आपको तैयारी कराएंगे। और बताओ, वही तो करा रहे हैं सारी। हाँ, आपसे लेटेस्ट की फिक्र कर रहे हो, हमें आपकी अटेम्प्ट की फिक्र है। पेज 615 सब करेंगे इंशाल्लाह। आप कहेंगे खुदा के लिए छोड़ दें, हमें को पढ़ने का टाइम भी दे दें, वहां उस स्टेज तक बात को लेके जाएंगे हम। आपको रिश्तेदारियां ढूंढ के हमारे घर तक पैगाम भिजवाएंगे, खुदा के लिए इनको कह दें घर बैठ जाएं। यहां तक इंशाल्लाह बात पहुंचाएंगे हम। पेज 615 ओके। तो कल हमने पढ़ा था कि अगर एक बंदा अपने एड्रेस पे मौजूद नहीं है, या उसने अपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया, या उसकी सेल बहुत ज़्यादा शूट अप कर गई है, जैसे ब्लड प्रेशर शूट अप करता है, या वो सस्पेंडेड बंदों से चीज़ें खरीद रहे हैं, या वो मुसलसल 3 महीने रिटर्न जमा नहीं करा रहा, या 6 महीने मुसलसल नील रिटर्न जमा करवाई है, या उसने कोई ऐसा काम किया जिसमें फ्रॉड है, तो हम उसकी रजिस्ट्रेशन को क्या कर देंगे, सस्पेंड करने के बाद उसकी क्या शुरू कर देंगे, इंक्वायरी। चलें जी, बिस्मिल्लाह। अब आप उसके घर सस्पेंशन ऑर्डर भेजें इंशाल्लाह। टाइम आप लोगों ने आ जाना है इंशाल्लाह मंडे को, ताकि 9 से 9:30 बजे तक हम तसल्ली से चैप्टर 22 के थ्योरी के सवाल कर लें। फिर हम इंशाल्लाह 9:30 बजे लॉसेस का चैप्टर शुरू करेंगे। पॉइंट नंबर 2, अब आपने सस्पेंशन ऑर्डर बनाना है। अब आपने क्या बनाना है, सस्पेंशन ऑर्डर। इधर ना आप लोग सस्पेंशन ऑर्डर है, उसके बाद शो कॉज नोटिस है, और उसके बाद ब्लैक लिस्टिंग है। तो इधर आप सस्पेंशन ऑर्डर को समझ लें, सस्पेंशन ऑर्डर को समझ लें। ऑडिट टाइप चीज नहीं थी, घूरी, और अब वजह बताओ तुम्हारे खिलाफ क्यों ना एक्शन लिया जाए। इसका मतलब था बार्किंग, और उसके बाद आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट इसका मतलब है बाइट। तो इधर ये वाले अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये 3 लफ्ज ही बार बार आने हैं, सस्पेंशन, शो कॉज नोटिस और ब्लैक लिस्ट। 1 मिनट, घूरी कब मारी जाएगी, जब आप ये हरकतें करेंगे। कभी मिसाल के तौर पे आपने डॉगी की दुम छेड़ दी, डॉगी खाना खा रहा था, आपने उसको खाने को ऐसे साइड पे कर दिया, डॉगी के बच्चे को आप छेड़ के चले गए, ये वो हरकतें हैं जिसकी वजह से वो आपको पहले क्या मारेगा, घूरी। अच्छा, इन दोनों के दरमियान में आपको रिप्लाई की ऑप्शन होगी। इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में टीपी कैन रिप्लाई, आप रिप्लाई कर सकेंगे, आप रिप्लाई कर सकेंगे। दरख्त पे चढ़ने की ऑप्शन होती है माय डियर, अनलेस कि आप रेगिस्तान में हो। ओके, The written order of suspension shall give the reasons for suspension. Written order किसको रिसीव हुआ है, received by taxpayer. The written order of suspension received by taxpayer shall give the reasons for suspension. जो taxpayer को order receive हुआ है उसमें reasons बताई होंगी कि हमने क्यों आपको suspend किया है। जी मुझे क्यों suspend किया है, भाई आपने fraud किया था टैक्स, मैं आपको फ्रॉडिया लगता हूं, वो भी देखते हैं, वो भी देखते हैं। क्या नहीं, क्या मतलब है, नहीं अभी बात करते हैं। आप कूल रहा करें, अगला बंदा ऐसे शाउट करो, अच्छा ठीक है, ऐसे ठंडे हो गए, अगला बंदा नहीं, वो और गर्म हो जाएगा पुत्र। नहीं, ये इसी तरह की बातों ने सोशल मीडिया दिखा के खराब किया बंदों को। ऑर्डर शेल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड पर्सन। ऑर्डर कौन सा वाला, ये तो लिखना पड़ेगा, ये तो उसने निहायत ही कंजूसी से इस चैप्टर में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। सस्पेंशन ऑर्डर शेल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड पर्सन, ऑल बड़े बड़े टैक्स के दफ्तर और रीजनल टैक्स ऑफिसेस, छोटे छोटे टैक्स के दफ्तर, और एफबीआर के कंप्यूटर सिस्टम।
बताएं जी, सस्पेंशन ऑर्डर कहां कहां भेजा जाएगा? नंबर 1, आपको भेजा जाएगा सस्पेंशन ऑर्डर, बड़े बड़े और छोटे छोटे टैक्स के दफ्तरों में ऑर्डर भेजा जाएगा कि हमने इसकी रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया, सस्पेंड। और एफबीआर के तो 4 जगह क्या भेजा जाएगा, सस्पेंशन ऑर्डर। अच्छा, ये रेपिटेशन होगी है लॉ बनाने वाले से, ये उसने वो जो पॉइंट ई है ना कल वाला, उसी को उसने गलती से रिपीट कर दिया। इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट फाइल सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स ही शैल बी सस्पेंडेड थ्रू द सिस्टम विदाउट नोटिस। तो रेपिटेशन है, कल वाला पॉइंट ई है। अच्छा, अब माय डियर मुझे बताएं, पिछले सफ़े पे आके, पिछला सफ़ा करना पड़ेगा, असल में ऐसे करना पड़ेगा। पिछले सफ़े पे आके हम सस्पेंड करने लगे हैं जनरल टायर को, हम सस्पेंड करने लगे हैं जनरल टायर को। इसके सप्लायर्स को हम कहाँ करेंगे, रबड़ सेलर, जो इनको रबड़ बेचते हैं मिसाल के तौर पे, या जो भी चीज जिससे रॉ मटेरियल जिससे टायर बनता है, और ये होंगे इनके बायर्स। तो अब हाईलाइट कर लें, ये है सस्पेंडेड पर्सन, ये उसके बायर हैं और ये उसके सप्लायर हैं। डन। अच्छा, अब सजा सुने जी क्या मिलेगी। सस्पेंडेड पर्सन का अपना इनपुट डेड होगा और होंडा का सारा इनपुट डेड नहीं होगा, होंडा का सिर्फ टायर वाला इनपुट डेड हो जाएगा। सस्पेंडेड पर्सन का न्यूमेरिकल तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि सस्पेंडेड पर्सन का इनपुट डेड करना है, वो न्यूमेरिकल आएगा, आपसे सॉल्व नहीं करवाएगा। न्यूमेरिकल तो इसका सॉल्व करवाएगा, सस्पेंडेड पर्सन के बायर्स का, और वो कई न्यूमेरिकल्स में आया है। अभी भी मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिखाया है जिसमें हमने सस्पेंडेड बंदे से चीजें खरीदी हैं। सस्पेंडेड बंदे से चीजें खरीदने का नुकसान क्या होता है, हमारा इनपुट, और सस्पेंडेड बंदे को क्या नुकसान होता है, उसके सारे ही इनपुट डेड हो जाते हैं, हर किस्म के इनपुट डेड हो जाते हैं। अब वो अगले सफे पे देखें क्या लाइन लिखी हुई है, पढ़े कोई एक बंदा हाथ खड़ा करके। इन केस वेयर, एक मिनट देखते रहो इधर। इन केस वेयर द बायर्स, आगे बोलो, एंड सप्लायर्स, चलो आगे बोलो। इन केस वेयर द बायर्स एंड सप्लायर्स ऑफ सस्पेंडेड पर्सन, ठीक है, क्या बात क्या करना चाह रहे हो, बात करो ना। इन केस वेयर द बायर्स एंड सप्लायर्स सस्पेंडेड पर्सन बिलोंग्स टू एन अदर इलाका। अच्छा, यानी ये लाहौर में है और ये लोग कराची या गुजरांवाला में है। बात करो ना, बात क्या करना चाह रहे हो। एंड दे आर टू बी सस्पेंडेड एज वेल। अच्छा, ये बात थी, इनको भी अब हम सस्पेंड करने का सोच रहे हैं। बात करो ना आगे, फिर करें क्या। कमिश्नर अपने अब्बू को बताएगा। बात बताओ ना, बात आगे बात करो। टू इनिशिएट, अब बात की ना अपने शुरू। टू इनिशिएट, क्या करना है इनिशिएट इनके, बताओ। प्रोसीडिंग शुरू करें, किनके खिलाफ, अगेंस्ट द बायर्स एंड सप्लायर्स। तो सुन लें आप मेरे से भी, इन केस द बायर्स एंड सप्लायर्स ऑफ सस्पेंडेड belong to other ilaka, then commissioner shall inform the chief commissioner to initiate the proceedings against the buyers and suppliers of suspended person. अगर कभी बायर या सप्लायर सस्पेंडेड पर्सन के दूसरे इलाकों में हैं और उनको भी सस्पेंड करने का हमारा इरादा है, तो कमिश्नर अपने अब्बू को बताएगा कि प्रोसीडिंग शुरू करें, उनकी भी सस्पेंशन की या ब्लैक लिस्टिंग की। तो देम से मुराद क्या है, देम से मुराद क्या है, होंडा और रबड़ सेलर, इनको भी सस्पेंड करें या ब्लैक लिस्ट करें। अच्छा, आगे पढ़ो भाई। नो इनपुट या रिफंड शैल बी एडमिसेबल, ये तो पढ़ लिया हमने। नो इनपुट शैल बी एडमिसेबल टू सस्पेंडेड पर्सन। आगे पढ़ो। सिमिलरली, अच्छा सिमिलरली, हाँ बताओ सिमिलरली क्या। नो इनपुट या रिफंड शैल बी
अलाउड टू बायर्स, हाँ, ऑन सेल इनवॉइसेस इशूड बाय हिम, इसने जो सेल इनवॉइस इशू किए इनकी परचेज बनी है। आगे, हाँ, हो सकता है हम होंडा की पुरानी परचेज भी डेट कर दें जो इसने पिछले 2-3 महीनों में इससे की हैं, वो तो फिर लॉ मेकर जुल्म करेगा अगर करने पे आए तो। चलें जी, इसको पढ़ें आप। नो इनपुट टैक्स, नो इनपुट टैक्स रिफंड shall be allowed to the suspended person, जनरल टायर। Similarly, no input refund shall be allowed to the buyers on sale invoice issued by जनरल टायर। चाहे वो इनवॉइस पता नहीं कब की इशू की हुई है, पुरानी भी हो सकती है, और ड्यूरिंग सस्पेंशन वाला भी इनपुट हम डेड कर सकते हैं। कमिश्नर विद इन 7 days ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, विद इन 7 days ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, बोलें कमिश्नर विद इन 7 days ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन क्या करेगा जी? विद इन 7 days ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इशू आ शो कॉज। सस्पेंशन ऑर्डर के 7 दिनों के अंदर आपको वो क्या भेजेगा? शो कॉज नोटिस। वजह बताओ तुम्हारे खिलाफ क्यों ना एक्शन लिया जाए, और वजह बताओ तुम्हें क्यों ना ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, क्योंकि सस्पेंशन के बाद डायरेक्ट ब्लैकलिस्टिंग नहीं होगी, ऐसे मुंह ना काला करें उसका। उसे कहें कि हमारा दिल चाह रहा है आपको घुरी मारें, अब उससे पूछें वजह बताओ क्यों ना तुम्हारा मुंह काला किया जाए, वो कहेगा मेरा ऑलरेडी सॉरी नहीं खड़े हो जाओ, मुंह काले को लो दिल काला चंगा, खुदा का खौफ करो, ये क्या तुमने पूरे तसव्वुफ की, उठ जाओ ना, ये क्या कह रहा है? तो भाई दिल काला हो गया तो आगे मसले करोड़ों अरबों खरबों साल के हैं, मुंह काला हो गया तो ये मसले कोई 40-50-60 साल के हैं, वो भी कोई नहीं पता किस वक्त मर जाए बता। मुंह काले की टेंशन नहीं है, मुंह काले के साथ दुनिया गुजरी जाती है, दिल का क्रीम लगा लो, उससे भी वही होगा जो अल्लाह चाहेंगे। अच्छा, द कमिश्नर शेल विद इन 7 days ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इशू आ टू द रजिस्टर्ड, कि मेरे से आके मुलाकात करो, टू गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ, अफोर्ड का मतलब गिव हिम, गिव टीपी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। आए बात करते हैं कितने दिनों में आना? विद इन 15 days ऑफ, टीपी 15 दिन में जाएगा, 15 दिन में उसके पास चला जाएगा। जी भाई बताएं क्या मसला है? क्लियरली इंडिकेटिंग दैट, और क्लियरली ये लिखा होगा अगर तुम ना आए 15 दिनों में। अच्छा 7 दिन और 15 दिन का क्या चक्कर है? 7 दिन और 15 दिन का क्या चक्कर है? 7 दिन में हम आपको शो कॉज नोटिस भेजेंगे, फिर उसकी तैयारी के लिए आपको 15 दिन दे देते हैं। 7 दिनों में आपको शो कॉज नोटिस भेज देंगे, वजह बताओ तुम्हारे खिलाफ। अब अपने वजह के लिए कुछ ना कुछ आपने जो है वो सोचना तो है ना, मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं, उसकी तैयारी के लिए आपको 15 दिन मिले हैं, और क्लियरली बता दिया जाएगा अगर आप नो रिस्पॉन्स हुआ आपका तो आपको क्या कर दिया जाएगा, अगर आप 15 दिन में ना आए तो आपको क्या कर दिया जाएगा? ब्लैक लिस्ट। या अगर आप आ तो गए लेकिन आप अपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर रहे हैं तो भी आपको, आप आ तो गए, 1-2 चक्कर लगा लिया लेकिन अपने प्रेमिसेस में एंटर नहीं होने दे रहे तो भी आपको। तो सस्पेंशन के 7 दिनों में कमिश्नर क्या भेजेगा? असल में सस्पेंड भी कमिश्नर ने किया है, शो कॉज नोटिस भी कमिश्नर ने भेजना है, ब्लैक लिस्ट भी कमिश्नर ने करना है। सस्पेंड करने के कितने दिनों में शो कॉज नोटिस भेजेगा? 7 दिनों में। बार बार बोलें, सस्पेंड करने के कितने दिनों में शो कॉज नोटिस भेजेगा? शो कॉज नोटिस आपको मिल गया, आपने कितने दिनों में जाना है? 15 दिन के अंदर। क्लियर? ओके।
and any other reason specified by board. In case notice is not issued within 7 days of order of suspension, in case notice is not issued by, excellent, in case notice is not issued by कॉमी, तो क्या होना चाहिए आपके ख्याल से? आगे ना पढ़ें, मुझे लॉजिक पे बताएं। कमिश्नर बेचारा 7 दिनों में शो कॉज नोटिस भेजना भूल गया, कमिश्नर बेचारा 7 दिनों में शो कॉज नोटिस भेजना भूल गया, सस्पेंड करने के बाद शो कॉज नोटिस भेजना भूल गया। अब मेरे ख्याल से ना सस्पेंशन को फारग कर दें, क्योंकि कमिश्नर से गलती हो गई है। कमिश्नर को चाहिए था कितने दिनों में शो कॉज नोटिस भेजता? 7 दिनों में। डन? कोई इस तरह की अगर पिक्चर जहन में बन रही है आपके कि ये कमिश्नर है और ये टैक्स पेयर है, सबसे पहले हमने क्या भेजा? सस्पेंशन ऑर्डर। फिर हमने 7 दिनों के अंदर क्या भेजने? शो कॉज नोटिस। कितने दिनों में? 7 डेज में, 7 डेज में। और फिर इसने विद इन 15 डेज इसने आना है विद इन 15 डेज। कहां पे लिखा हुआ है? अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग विद इन 15 डेज ऑफ, तो हियरिंग के लिए आपने कितने दिनों में आना है? 15 दिनों में। डन? अब बताएं, इफ अब छेड़ दया नोट करने देंगे, if commissioner has not issued the show cause notice in 7 days of suspension order, then what will happen? The suspension order shall void ab initio, या कैंसिल कर दिया जाएगा, सस्पेंशन ऑर्डर फारिग हो जाएगा। अच्छा, लेकिन एक बात, कमिश्नर विल इशू द शो कॉज नोटिस विद इन 7 days of order of, clearly indicating that if you will not appear in 15 days, then I will blacklist you. And if you appear but you do not show the records, you do not allow me to enter into premises, or for any other reason, I may blacklist you. Done? Okay. So please तसल्ली से पढ़ें पॉइंट 6। पॉइंट 4 और 5 तो हो गया ना, पॉइंट 4 और 5 तो हमने भाई से पढ़वाया था, वो हो गया। पॉइंट 6 जरा तसल्ली से पढ़ें। कोई हाथ खड़ा करके जरा पढ़े, कौन पढ़ेगा? आप कोई और पढ़े, चलो आप पढ़ दो, आप पढ़ दें, बस रीड करना है। द कमिश्नर शेल विद इन 7 days of order of suspension will issue a show cause notice to the registered person। अबे इधर देख ही नहीं रहे तो फायदा क्या है? वो बोल तो मैं रहा हूं, इधर देखें। द कमिश्नर शेल विद इन 7 days of issuance of order of suspension will issue a show cause notice to the registered person to afford an opportunity of hearing within 15 days, clearly indicated that he will be blacklisted। ये देखें blacklist, he will be blacklisted if he does not respond within 15, or he refuses to show the, और he refuses to enter into, रिफ्यूज कर दे कि तुम मेरे प्रेमिसेस में एंटर नहीं हो सकते, और फॉर एनी अदर रीजन। अब पढ़ें अगली लाइन, जल्दी पढ़ें। इन केस शो कॉज नोटिस इज नॉट इशूड, देखिए ना ऊपर, इन केस शो कॉज नोटिस इज नॉट इशूड विद इन 7 days of order of suspension, then the suspension order shall become clear। everything now? ये डायग्राम आपको भी बनाने देंगे। मैं असल में ना वो अगले सफे वाली डायग्राम अवॉइड करना चाह रहा हूँ, ऐसी लंबी छोटी डिस्कशन हुई है, उसका कोई फायदा नहीं चला। अगले सफे वाली डायग्राम अवॉइड करना चाह रहा हूँ ना, फिर हो सके अवॉइड तो फिर बना लेंगे, पढ़ लेंगे, देख लेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कहानी को यहीं से समझ लें जरा। ओके, डन माय डियर। तो इस फिक्रे को जरा सेट कर लें। इन केस show cause notice, in case is not issued within 7 days of order of, तो द सस्पेंशन में क्या बहुत कंजूसी से लॉ मेकर ने लिखा हुआ है, द सस्पेंशन ऑर्डर शेल बिकम वॉइड एब इनिशियो। अच्छा,
वैसे ही सस्पेंडेड बंदा एड्रेस पे अगर मौजूद नहीं है तो फिर शो कॉज नोटिस कहाँ भेजें? पढ़ लें। इफ सस्पेंडेड पर्सन इज नॉट अवेलेबल एट गिवन एड्रेस तो शो कॉज नोटिस मे बी अफिक्स्ड ऑन द मेन नोटिस बोर्ड ऑफ बड़ा टैक्स का दफ्तर। टैक्स के दफ्तर में लगा दें नोटिस बोर्ड के ऊपर, बस फिर क्या करें, एड्रेस पे है ही नहीं वो। डन। ये तो आसान सी बात थी, बीच में चलते चलते आ गई। ऑन रिसीट ऑफ रिप्लाई टू नोटिस, बताएं जी कौन सी कहानी समझ आ रही है? ऑन रिसीट ऑफ रिप्लाई टू नोटिस, यही है ना रिप्लाई मेरे ख्याल से। ऑन रिसीट ऑफ रिप्लाई टू, किसने रिप्लाई किया है? किसको? ऑन रिसीट ऑफ रिप्लाई टू नोटिस, if the commissioner is mutmain, he may revoke the order of suspension. He may revoke the order of, कमिश्नर ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन रिवोक कर देगा। कहेगा यार आपने सच बोला है, मेरे से गलती हो गई थी, मेरे से गलती हो गई थी, मैंने आपको घूरी मारी, अभी कैमरे में देखे आपने मेरे बच्चे को नहीं छेड़ा था, आपके भाई ने छेड़ा था, अब जरा बताओ वो किधर है? और जुड़वा थे, पहचान नहीं सका मैं। ऑन रिसीट ऑफ रिप्लाई टू नोटिस, if the commissioner is mutmain, he may revoke the order of suspension within 30 days of receipt of reply to notice. अच्छा जी, अब रिप्लाई क्या हो गया? सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई आ गया तो फिर शो कॉज नोटिस will be revoked कितने दिनों में? in 30, नहीं ये 30 डेज डूज पे नंबर नहीं मिलते होते। 30 डेज में जरा मुझे बताना शुरू करें, गिनने कब से शुरू करने हैं? ऑफ द रिसीट ऑफ रिप्लाई टू नोटिस, ये पूरा लिख के आएंगे हम पेपर में, 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ रिप्लाई टू नोटिस। चलें जी, शो कॉज नोटिस विल बी रिवोक्ड, नहीं, सस्पेंशन ऑर्डर, सस्पेंशन ऑर्डर विल बी रिवोक। बस सस्पेंशन ऑर्डर रिवोक हो गया तो फिर शो का नोटिस ऑफ फारग हो गया। अच्छा आप किताब दो, ये कितने पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं? हमने कवर कर लिए हैं 6, 7, 8 और 9। पढ़ते हैं। द कमिश्नर, आप लोग इधर देखें सर, द कमिश्नर विद इन 7 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ विल इशू अ टू द रजिस्टर्ड to afford an opportunity of hearing within 15 days, clearly indicating that he will be, if there is no response in 15 days, if there is no लिखें किताब में, if there is no response to the notice in 15 days, if there is no response to the notice in 15 days, अगर 15 डेज में आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो बस फिर आप फारग हैं। ओके, गलत आपने यहां लिखना था, देयर इज नो रिस्पॉन्स टू नोटिस इन 15 डेज। पॉइंट VII में आ जाए। इन केस शो कॉज नोटिस इज नॉट इश्यूड विद इन 7 डेज, देखें जरा, इन केस शो कॉज नोटिस इज नॉट इश्यूड विद इन 7 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ, द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन विल बिकम वॉइड, यानी घूरना ही कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट 8 तो छोड़ें, वो तो आसान सा है। अगर ये रजिस्टर्ड पते पे मौजूद नहीं है तो क्या करें? दफ्तर में कहीं लगा दें। पॉइंट 9 इसको नहीं, ओ शो ऑन रिसीट ऑफ रिप्लाई टू नोटिस, ऑन रिसीट ऑफ रिप्लाई टू नोटिस, इफ द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट, इफ द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड ही मे रिवोक द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। कितने दिनों में? बस 30 दिनों में वो उसको कह देगा यार मैंने ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, ये 30 दिन बस ऐसे फॉर्मेलिटी सी है, यानी अब वो जब भी महीने में टाइम मिले, बस काम तो खत्म हो गया, बस रिलैक्स करो, जाओ यार मजे करो, कुछ लोग कूदो, तो ये तो बस खुश हो जाएगा अगर सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई आ गया, टिंग टोंग 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 टिंग टिंग टीनी नी, तो ये तो खुश हो जाएगा कि मैंने सच बोला था। ओके, आगे चलें। But if the offense is confirmed, if the offense is confirmed, लेकिन अगर offense क्या हो गया? confirm हो गया। confirm बोलते हैं ना आप लोग, क्या बोलते हैं? confirmed।
इफ द ऑफेंस इज कंफर्म्ड, अगर ऑफेंस कंफर्म हो गया, द कमिश्नर शैल इशू अ सेल्फ स्पीकिंग ऑर्डर फॉर, कमिश्नर शैल इशू कमिश्नर शैल इशू ऑर्डर फॉर ब्लैक लिस्टिंग। सेल्फ स्पीकिंग अपीलेबल का मतलब होता है, यानी इस ऑर्डर में ये ताकत है कि ये ऑर्डर बोल रहा होगा कि मेरे खिलाफ अगर आप अपील करना चाहते हो तो कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। यानी आप किसी को कहें कि भाई मैंने आपके साथ ये सलूक करना है, अगर आपको मसला है तो आप जाके अपील कर सकते हो, कोई मसला नहीं। सेल्फ स्पीकिंग अपीलेबल का मतलब होता है ये ऑर्डर बोल रहा होगा कि मेरे खिलाफ अपील की जा सकती है। मिसाल के तौर पर जब आपके घर ऑर्डर आएगा ना, ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर आएगा, तो जब आप उसको हाथ लगाएंगे ना, मेरे खिलाफ आप छोड़ के देखेंगे बोल रहे हैं अपील की जा सकती है, आप छोड़ेंगे चुप कर जाएगा, फिर आप हाथ लगाएंगे मेरे खिलाफ अपील की जा सकती है। इसको कहते हैं सेल्फ स्पीकिंग अपीलेबल ऑर्डर। ऑर्डर बोलेगा। अच्छा, कोई सादा बंदे हाथ खड़ा कर दें, वो समझ रहे थे कि बोलेगा। अहमक बोलेगा मतलब ये कि बोलेगा, ये बात इंप्लाइड होती है। उंगली जरा मुंह से निकाल के लेक्चर 100 के बाद देखो, इंप्लाइड होती है। अच्छा जी, अगर ऑफेंस कंफर्म हो गया तो क्या होगा बताएं जी? ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर विल बी इशूड। तो फिर आपको ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा। ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर में क्या क्या लिखा होगा? ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर में क्या क्या लिखा होगा? रीजंस फॉर काला, तुझे काला करने की वजह। एक ड्रम में डाल दिया जाता है, इसमें काला पेंट होता है। द टाइम पीरियड फॉर विच रिफंड ऑफ इनपुट ऑफ ब्लैक लिस्टेड पर्सन और देयर बायर्स शैल बी इनएडमिसिबल। अब वाज़ेह तौर पे बता दिया जाएगा तुम्हारा कितना इनपुट डेड होगा और तुम्हारे बायर्स का कितना इनपुट डेड होगा, और अब आपको पेनल्टीज वगैरह पे करनी पड़ेंगी। ये सारा ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर में लिखा हुआ होगा। अब इस बात का चर्चा किया जाएगा। अब इस बात का क्या किया जाएगा? चर्चा। वो पॉइंट 4, 5 और 6 है, लेकिन अभी हम पॉइंट 3 पढ़ते हैं। द ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग शैल बी इशूड within 90 days of issuance of show cause notice. The order of blacklisting will be issued within 90 days of, ये अजीब सी यहां से स्टोरी चलनी है, यहां से within 90 days। शो कॉज नोटिस के कितने दिनों में? 90 डेज के अंदर क्या इशू किया जाएगा? ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर। यानी हियरिंग से आगे दिन नहीं गिनने इसमें आपने। इसमें आपने कहां से आगे दिन गिनने? सबर 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 सबर। शो the order of blacklisting shall be issued within 90 days of issuance of show cause notice, otherwise it will become void। अब शो कॉज नोटिस के 90 दिनों में आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अगर शो कॉज नोटिस के 90 दिनों में वो ब्लैकलिस्ट करना भूल गया और आपका चाहे ऑफेंस कंफर्म था, तो फिर भी वॉइड हो जाएगा, यानी काम खत्म हो जाएगा। अब आप रिलैक्स करें, अब कोई मसला नहीं। अब आप ये डायग्राम बना लें और अगले सफे की डायग्राम आप जरूरी है। अब ये वो 7 डेज उसी तरह, द शो कॉज नोटिस विल बी इशूड विद इन 7 डेज ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर। माय डियर, डू नॉट कंफ्यूज दिस थिंग। देखें इधर, इट इज घूरना, इट इज भौंकना, बार्किंग, इट इज घूरना, इट इज बार्किंग, इट इज रिप्लाई, इट इज रिप्लाई, रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी, रिप्लाई इज नॉट सेटिस, नो इट इज फाइनल डायग्राम। वो तो वैसे ही उसने कहा था कि अगर तुम शो को नोटिस को रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर तो डायरेक्ट ही तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देंगे। क्या हुआ? ए अल्लाह, इनको टर्म टेस्ट देने की तौफीक दे दे। ए अल्लाह, इनके अंदर ऐसा जज्बा जाग जाए। पूरी तो गल कर लेंदे।
नहीं, मिडनाइट ऑयल बर्न नहीं करना, डे लाइट ही यूज कर लिया करें, वो भी काफी है। नाइटें वैसे ही आजकल लंबी हुई हैं, चले थोड़ा बहुत। अभी इस दफा हो गया ना ICAP में शायद पहली दफा वो गोल्ड मेडल मिला कल किसी को, 6 पेपर निकाले हैं CA फाइनल के, एक ही अटेम्प्ट में 6 दे दिए उसने, हिस्ट्री में पहली। भाई मैंने बता दिया, ये ठीक है, अच्छी बातें हैं, लेकिन हम आपको गोल्ड मेडल इंशाल्लाह देंगे उस दिन जिस दिन आप अपने बच्चों के अंदर सब्र, तकवा, ताल्लुक, ये असल टारगेट्स हैं, वो करके लाना जिसकी उस बच्चे में भी माशाल्लाह होंगी ये सारी चीज़ें, लेकिन असल गोल्ड मेडल इंशाल्लाह हम आपको उन चीज़ों पे देंगे। अबू आप टेस्ट देते थे, बेटा जल्दी बैग लेके आओ, तुम्हें स्कूल छोड़ना है। अबू मेरे सवाल का जवाब, बेटा मुझे कॉल आ गई है। अबू आप टेस्ट देते थे? बेटा अपने काम से काम रखा करो। तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चे 6 पेपर निकाल रहे हैं एक अटेम्प्ट में CA फाइनल, क्या हम इन्हीं चक्करों में पड़े हैं? सर्दियाँ आ रही सर मोटिवेट कर दें, गर्मियाँ आ रही सर मोटिवेट कर दें, सर पसीना बड़ा आते हैं मोटिवेट कर दें, सर सर्दी बड़ी लगती है मोटिवेट कर दें, सर स्लीप टाइम ये हो गया, सर फलां ये हो गया, सर मोटिवेट कर दें, मोटिवेट कर दें, मोटिवेट कर दें, मोटिवेट। अच्छा पतली वेट, ओके। जागते रहना भाइयों, मेरे ब्रो नहीं बननी तेरे से, तस्वीर खींच ले बस, अब बहुत होगी, सर्दी में तेरे हाथ नहीं चल रहे, सर्दी लग ही नहीं रही। भाई असल तो वो जो चीज़ों में सिफात रखी हैं अल्लाह ने रखी हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखने में लोगों को आगे नज़र आ रही थी, जला नहीं रही थी। एक सहाबी के बारे में आता है, सर्दी के मौसम में ऐसा सूट पहन के फिर रहे होते थे आपको लगे जैसे गर्मियों में। सहाबी का नाम आपने मुझे मंडे को बताना है, गूगल से ना पूछिएगा। तो अल्लाह के हुक्म से ये चीज़ें असर करती हैं, वरना इनमें क्या है, कुछ भी नहीं। ओके, किताबों में एक बीमारी लिखी है जोल बकर के नाम से, खाता जाता है इसको पता नहीं चलता पेट कब भरा है। तो वो जो खाते खाते पेट भर जाता है और वो पता चल जाना, वो भी एक नेमत होती है अल्लाह की तरफ से। पॉइंट नंबर 2 हो गया। द ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग शैल बी इशूड विदिन 90 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस ऑफ हियरिंग। हियरिंग नहीं, शो कॉज नोटिस ऑफ हियरिंग, मतलब शो कॉज नोटिस के ना, वो तो शो कॉज नोटिस का मकसद बता रहा है। शो कॉज नोटिस के कितने दिनों के अंदर ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन आएगा आपके घर? माजरत शो कॉज नोटिस के कितने दिनों के अंदर ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर आएगा आपके घर? नहीं, अदरवाइज, और अगर ना आया तो इट शेल वॉइड इट 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 नहीं 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 नहीं, फिर शो कॉज नोटिस, वहीं यहां शो कॉज नोटिस को फिर वॉइड करेंगे क्योंकि इट लिखा हुआ है, वरना फिर शो कॉज नोटिस वॉइड हो जाएगा, वरना फिर शो कॉज नोटिस क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। भाई ऐसे ना देख, मैं आपको बताता हूं, मैं नहीं सस्पेंशन ऑर्डर नहीं वॉइड होगा, सस्पेंशन ऑर्डर का यहां जिक्र ही नहीं है, सस्पेंशन ऑर्डर का यहां जिक्र ही नहीं है। द ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर विल बी इशूड विदिन 90 डेज ऑफ शो कॉज, अदरवाइज इट विल बिकम वॉइड एब एन इशू। इट, अब इट से मुराद तो वही लेंगे ना जिसका जिक्र हो रहा है। चर्चा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मशहूरी। अब चर्चा करें इसका, बदनाम करें इसको, बैडविल। चर्चा जो लफ्ज होता है, चर्चा करना, चर्चा होता है जो वो अजीब सा मैं लफ्ज बोल रहा हूँ, मोहल्ले में नहीं फफे कुटनियाँ, वो लड़ाइयाँ कर, वो चर्चा करती हैं बात का, एक घर की चीज़ पता चल जाए वो दूसरे घर, टिड होला जिसका होता है, चर्चा करना, उसको अंग्रेजी में पूछना क्या कहते हैं? प्रोपोज, डीफेम। चलें, डीफेम कुछ थोड़ा सा बेहतर लफ्ज लग रहा है, डीफेम करें। अब लोगों को बताएं कि ये सस्पेंडेड पर्सन है, जनरल टायर की अब बदनामी शुरू होने लगी है। ऑर्डर की कॉपियां करा के बांटनी है, ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर की एक कॉपी नहीं, कॉपियां कराएं।
मस्जिद के बाहर खड़े होकर बांटे नहीं, कॉपीज ऑफ ऑर्डर, कॉपीज ऑफ ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? द कॉपीज ऑफ ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर शेल बी सेंड टू रजिस्टर्ड पर्सन। सबसे पहले इसकी कॉपीज में से एक कॉपी किसको भेजी जाएगी? बड़े बड़े टैक्स के और छोटे छोटे टैक्स के और एफबीआर के कंप्यूटर सिस्टम में, इन 3 लोगों को कॉपीज भेजी जाएंगी। ये तो वही लोग हैं जो ऊपर भी जिक्र किए थे अभी, यहीं पे तो सस्पेंशन ऑर्डर भी भेजना था। फुल स्टॉप, मुकम्मल रुक जाए। चलें जी, अब आगे चलें। अब एलटीओ और आरटीओ क्या करेगा जिसको ये पता चलेगा? ये फफे कुटनी का काम करेगा। ईच LTO/RTO shall circulate the lists to their refund and audit section। ये इस कॉपी की बुनियाद पे लिस्ट बना के भेजेगा कि कौन कौन से इनवॉइसेस में और मसला है, क्या मसला है, इसका नाम उसने लिस्ट रख दी है। ये लिस्टें बना के भेजेगा अपने ऑडिट सेक्शन को और रिफंड सेक्शन को कि याद रखना होंडा शोंडा आया करेंगे। अब तो सुना था इन्होंने, टोयोटा वालों ने भी इनसे टायर खरीदने लग गए थे, उनके इनपुट तुम लोगों ने क्या करने हैं? डेड करने हैं। यानी ईच LTO/RTO अपने दफ्तर के अंदर इन डिपार्टमेंट्स को बताएगा कि उस बंदे को क्या कर दिया गया? ब्लैकलिस्ट। चर्चा। अब ये लोग क्या करेंगे? ऑल LTO/RTOs शेल नाउ, अब ये लोग शेल नाउ, अभी चर्चा करें बात का, अभी बात को रोके मत। शेल नाउ सर्कुलेट द कॉपीज ऑफ, कौन सा ऑर्डर? हाँ अच्छा, ब्लैक लिस्टिंग। शेल सर्कुलेट द कॉपीज ऑफ ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर अलॉन्ग विद लिस्ट। लिस्ट बता दी इसने कौन सी है। सर्कुलेट द कॉपीज ऑफ ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस इशूड बाय, इशूड परचेज नहीं, इनवॉइसेस इशूड बाय जनरल टायर। अच्छा, कौन किसको क्या कम्युनिकेट करने लगा है ये जरा देखिएगा। LTO/RTO शेल सर्कुलेट कॉपीज टू ऑल ऑफिसर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, ये बात है। और ऊपर क्या थी? कॉपीज, ऊपर कोई लिखने की जरूरत नहीं, बता दें जी। ऑडिट और रिफंड सेक्शन को या अब सारे ऑफिसर्स को भी बताया जाएगा? All LTO/RTOs shall circulate the copies of blacklisting order along with the list of sales invoices issued by General Tire। किसको किसको? ये ग्रीन वाली बात मेन घर में पड़ेगा। LTO/RTO shall circulate copies to, अब सारे ऑफिसर्स को बताया जाएगा। भाई पहले ना ऑडिट सेक्शन और रिफंड सेक्शन को बताया जा रहा था, अब एफबीआर में बैठे हुए सारे अफसरों को बताया जाएगा। इन हुज इलाका देयर बायर्स आर, और उनको भी बताया जाएगा जिन जिन के इलाकों में होंडा वाले रहते हैं, जिन जिन के इलाकों में टोयोटा वाले रहते हैं, किया वाले रहते हैं, उनको भी बताया जाएगा ताकि उनके इनपुट क्या किए जा सके? और आखिर में उसने छोटी सी बात लिखी है, अब ये लोग ऑफिसर्स अब क्या करें? अब ऑफिसर्स के कंधों पे बोझ डाला है, अब इनसे आगे बात चलने लगी। ऑफिसर्स क्या करें? पहले देखें ना, हमने सेंड किसको की थी कॉपी? सेंड टू LTO, और लोगों को भी सेंड की थी। मैं एक रिदम बना रहा हूं बात का। सबसे पहले हमने कॉपीज किसको भेजी थी? LTO/RTO को। फिर LTO/RTO ने आगे किसको भेजी? ऑफिसर्स को। अब किस पे लोड डालने लगे हैं? ऑफिसर्स। ऑफिसर्स शेल इशू, अब इन पे लोड डालने लगे। बस ये हाईलाइट कर लें। बताएं जी, रिदम में सबसे पहले किसको कम्युनिकेट किया जाएगा? LTO/RTOs को, टैक्स पेयर को और एफबीआर के कंप्यूटर सिस्टम को। छोटी सी लाइन और भी थी, LTO/RTO सर्कुलेट करेंगे ये चीजें। अगली बात बताएं, LTO/RTO सर्कुलेट करेंगे कॉपीज ऑफ ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ, किसको? अब ऑफिसर्स क्या करें? उनको बता दिया, वो आगे किसको बताएं? द ऑफिसर्स रिसीविंग द shall issue the show cause to buyers। अच्छा, अब तो बात ही और तरफ निकल गई। अब बायर्स को शो कॉज नोटिस इशू होंगे। वजह बताओ, तुम लोगों का इनपुट क्यों ना डेड किया जाए? तुम लोग वजह बताओ, तुम्हारा इनपुट क्यों ना डेड? अब तो बात इसकी तरफ आ गई, आखिरी लाइन में तो इधर चला गया, तोपों का रुख इधर हो गया। सुबह से हम कह रहे थे
ये जब मर गए अब इसकी तरफ आ गए हम। सेल इशू द शो कॉज, द ऑफिसर्स शैल इशू द शो कॉज नोटिस, ये भी तो हाईलाइट करें ना ताकि बात पूरी हो। टू बायर्स, अब किसको नोटिस इशू करेंगे? क्यों? ताकि फॉर रिजेक्टिंग इनपुट टैक्स क्लेम्ड। उन्होंने क्लेम किस बेस पे किया? ऑन सेल इनवॉइस, ऑन सेल इनवॉइस ऑफ एंड फर्दर डिसाइड द मैटर, और फिर आगे बढ़ के ये मैटर डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर बायर्स को भी मसला है तो ये आगे जब मैटर बढ़ेगा तो ये कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, इनके पास कोर्ट में अपील करने का राइट है। ओके, सो लेट्स रिवाइज विद इन 1 to 2 minutes। हम अभी जब हम गले मिलेंगे इंशाल्लाह, सेल्स टेस्ट खत्म हो गया, जस्ट रिवाइज इस खुशी में कि मेरा खत्म हुआ है, आप लोगों की टेंशन मुझे, वो आप लोगों का, आप घर वालों का मामला है आप लोगों का। अच्छा जी, पॉइंट 2 ये था कि अब जरा ना 2-3 मिनट फोकस करके दे देने। पॉइंट 2 ये था कि रिटर्न ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन रीजंस बताएगा सस्पेंशन की, और किस किस को भेजा जाएगा, उन्हीं 3 को जो नीचे अभी याद किए हैं, रजिस्टर्ड पर्सन, एलटीओ, और ये बात रेपिटेशन है। 4 और 5 भाई ने पढ़ा था शायद। 4 और 5 में ये था, इन केस द सप्लायर्स एंड बायर्स ऑफ सस्पेंडेड पर्सन बिलोंग टू अदर इलाका, देन चीफ कमिश्नर शैल इन्फॉर्म कमिश्नर टू, पता नहीं क्या करना था, काम मुझे भूल गया, देन चीफ कमिश्नर शैल इन्फॉर्म द कमिश्नर टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग अगेंस्ट देम। और अगली लाइन थी फर्दर चीफ कमिश्नर, सॉरी कमिश्नर विल इन्फॉर्म चीफ कमिश्नर। और उसके बाद दूसरी बात क्या पढ़ी थी? दूसरी बात ये पढ़ी थी, द इनपुट टैक्स ऑफ सस्पेंडेड पर्सन एज वेल एज द पर्संस who are buyers of suspended person, their input will also be inadmissible based on sale invoices issued by suspended person। को इस किस्म की बात की थी। इसके बाद हम एकदम ट्विस्ट मार गए थे 6, 7, 8, 9 पे। 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 में हमने क्या पढ़ा था? 6 में पढ़ा था, कमिश्नर शेल विद इन 7 days of issuance of suspension order will issue a show cause notice to registered person to give him an opportunity of hearing within 15 days, clearly indicating कि अगर 15 days में ना आया तो उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, या अगर आ गया और रिकॉर्ड ना दिखाए, प्रेमिसेस में एंटर ना हो या और कोई रीजन हुई तो भी इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। पॉइंट VII, अगर शो कॉज नोटिस ना इशू किया गया सस्पेंशन ऑर्डर के 7 दिन में तो सस्पेंशन ऑर्डर को ही वॉइड कर दिया जाएगा। पॉइंट 8 अलग से है, उसको खुद ही पढ़ लीजिएगा। जब आपके पास रिटर्न रिप्लाई आ गया और ये सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर आप सस्पेंशन ऑर्डर को ही रिवोक कर दें, और अगर आपका ऑफेंस कंफर्म हो गया तो इसे ब्लैकलिस्ट कर दें। और पॉइंट 3 में लिखा था, द ब्लैकलिस्टिंग ऑर्डर विल बी इशूड विद इन 90 days ऑफ शो कॉज नोटिस, एंड इफ इट इज नॉट इशूड इन 90 days देन शो कॉज नोटिस शैल स्टैंड फारग, फिर ये फारग हो जाएगा। आसान सा सेक्शन है। और आखिर में 3 बातें उसने लिखी हैं। 3 लोगों को बताया जाएगा कि ब्लैक लिस्टिंग होगी, है वही 3 लोग जिनको सस्पेंशन का बताना था, LTO, RTOs, रजिस्टर्ड पर्सन और FBR। फुल स्टॉप के बाद वाली लाइन आसान है, उसको छोड़ें। LTO, RTOs अब क्या करेंगे? LTO, RTOs किसको बताएंगे? ऑफिसर्स को, जिनके इलाकों में उनके बायर्स हैं। और अब ऑफिसर्स क्या करेंगे? ऑफिसर्स इशू करेंगे शो कॉज नोटिस टू बायर्स। जाएं, चैप्टर 22 के कोई सवाल होमवर्क में डालने में हम डाल देंगे थ्योरी वाले, ताकि उसको भी आप करके आ जाएं और मंडे को फिनिशिंग टच हम दे दें इंशाल्लाह। फिर लॉसेस के चैप्टर तो 80% न्यूमेरिकल ही है, थ्योरी तो उसमें थोड़ी सी है, यानी मंडे से प्रॉपर न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे अब लॉसेस के।